हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 5 और 6 जनवरी 2026 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 3 जनवरी, बी ऑप्शन है 4 जनवरी, सी ऑप्शन है 5 जनवरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी को मनाया जाता है। आज 6 जनवरी है और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय तंत्र में उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में यानी कि हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या है। यानी कि आपने हाल ही में देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या है। ठीक है, आपको कोड नेम बताना है कि कोड नेम क्या है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन आयरन शील्ड, बी ऑप्शन है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, सी ऑप्शन है ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्म्स, ठीक है, और डी ऑप्शन है ऑपरेशन सर्दन वॉच। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यानी कि अभी जो वेनेजुएला में अमेरिका के द्वारा सैन्य अभियान किया गया, इसका कोड नेम एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। तो आप रिजॉल्व है तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए ये सार्वजनिक किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए, पहले तो आप सभी को पता होगा कि चावल उत्पादक में चाइना का प्रथम स्थान था। ठीक है, अब हमारे देश ने, काफ़ी अच्छी खबर है हम सभी भारतवासियों के लिए कि हमारे इंडिया ने चाइना को रिप्लेस करके अब खुद पहले स्थान पर आ गया है चावल उत्पादक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने बात किया चाइना को लेकर, यानी कि हमारे देश ने चाइना को रिप्लेस किया है और अब हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पेन्नार नदी जल विवाद निम्न में से किन 2 राज्यों में शामिल है? आपको इसमें पेन्नार नदी जल विवाद के बारे में बताना है, किन 2 राज्य इसमें शामिल हैं। पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो देखिए, आपने सुना होगा कर्नाटका नदी की एक सहायक नदी है मार्कंडे, पे बांध बनाने को लेकर विवाद होता रहता है। यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये जो पेन्नार नदी जल विवाद है ये शामिल है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विस्तारित जो खबरों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें आपको प्रोजेक्ट विस्तारित के बारे में बताना है, किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है वित्त, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है कृषि। तो देखिए, प्रोजेक्ट विस्तारित जो है कृषि से संबंधित है।
डी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसमें आपको भारत की पहली पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा के बारे में बताना है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है इंदौर। तो भारत की पहली पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन 2024 में हुआ और ये हुआ है पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में, जेजुरी में किया गया। तो आप याद रखेंगे पुणे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कपाटा गुड्डा पहाड़ियों पर देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली टीट चिड़िया किस देश की स्थानिक प्रजाति है? इसमें आपको बताना है कि हाल ही में सफ़ेद गर्दन वाली टीट चिड़िया देखी गई है, तो किस देश की यह स्थानिक प्रजाति है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है भारत। तो यहाँ पर देखिए भारत ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। सफ़ेद गर्दन वाली जो टीट चिड़िया है ये भारत की एक स्थानिक प्रजाति है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में यमुना नदी पर सोलर हाइब्रिड रिवर क्रूज किस शहर ने शुरू किया? इसमें आपको उस शहर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली सोलर हाइब्रिड रिवर क्रूज शुरू किया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है बागपत। मार्च 2025 में दिल्ली ने यमुना नदी पर सौर हाइब्रिड रिवर क्रूज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और यमुना के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। और यह सेवा सोनिया विहार और जगतपुर के बीच चलती है। पर्यटकों को एक नया अनुभव भी प्राप्त हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। दिल्ली शहर में शुरू किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोची बीच जो रहस्यमय मलबों की खोज के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? इसमें आपको कोची बंदरगाह के बारे में बताना है, किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है रसिया रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है भारत। तो कोची बीच का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था। यहाँ पर तेल रिसाव के कारण काफ़ी रहस्य बन गया था, यानी काले गेंद के आकार का टार बाल्स जो है वो पाए गए थे, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। इसलिए आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। कोची बीच जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला है? इसमें आपको उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिन्हें चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF अवार्ड मिला है। तो पहला ऑप्शन है मनोज गोबिल, बी ऑप्शन है एस सोमनाथ, सी ऑप्शन है PK मिश्रा, डी ऑप्शन है पवन कुमार गोयनका। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 जब इसरो के जो चीफ थे उस समय MS सोमनाथ, उन्हें दिया गया है और उनकी अध्यक्षता में सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतारने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो इन्हें ही ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, जिसका नाम है, आप याद रखेंगे। और ये सोमनाथ जी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। एस सोमनाथ को मिला है, जो कि इसरो के चीफ थे। ठीक है, उस टाइम जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 4 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 जनवरी, सी ऑप्शन है 6 जनवरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम 5 और 6 जनवरी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर पता हो इसका आंसर तो ज़रूर बताएं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक 6 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमने 5 जनवरी का भी देखा कि 5 जनवरी को किस डेट कौन सा यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, पहले शुरुआत में ही हमने देखा। तो ये 6 जनवरी का है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, चूँकि युद्ध और हिंसा के कारण अनाथ हुए बच्चों की समस्याओं, उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं पर जोर दिया जा सके। इसी उद्देश्य से विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। सी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित मशीन पिस्तल का क्या नाम है? इसमें आपको उस
हाल ही में यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित मशीन जिसका पिस्तल है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रक्षक, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है अस्मि, डी ऑप्शन है तेजस, ठीक है। तो देखिए डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर मिलकर बनाया गया है, जिसके यानी कि भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर बनाया गया स्वदेशी मशीन पिस्तल का नाम अस्मि है, आप याद रखेंगे अस्मि नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर बनाया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखिएगा। और देखिए इसमें विशेष अभियान के लिए उपयोगी है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सेना में शामिल किया गया है। तो आत्मनिर्भर पहल के तहत सेना में शामिल किया गया है, आप याद रखेंगे अस्मि, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि ई गवर्नेंस अवार्ड योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है पंचायती राज्य मंत्रालय। तो पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को पहचानने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के पुरस्कारों में एक विशेष नई श्रेणी शुरू की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। तो आप याद रखेंगे ये शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, उस नोडल मंत्रालय का नाम है पंचायती राज मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में देखी गई क्रोहन की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है। इसमें आपको क्रोहन बीमारी के बारे में बताना है कि ये किस प्रकार की बीमारी है। पहला ऑप्शन है सूजन आंत्र रोग, बी ऑप्शन है हृदय रोग, सी ऑप्शन है श्वसन रोग, डी ऑप्शन है तांत्रिक विकार। तो जो क्रोहन रोग है ये सूजन आंत्र रोग से संबंधित है। इसमें पेट दर्द, गंभीर दस्त, थकान, वजन कम होना और कुपोषण हो सकता है। तो क्रोहन रोग के कारण होने वाली सूजन अलग अलग लोगों में पाचन तंत्र के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्रोहन, तो आपको याद रखना है सूजन आंत्र रोग है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि रिसेंटली अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स सम्मेलन किया गया, तो ये कहाँ पर सम्मेलन हुआ है। पहला ऑप्शन है गांधीनगर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है पटना। तो इसमें देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा गांधी में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया। और ये जो सम्मेलन है 19 वर्षों के बाद आयोजित किया गया, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है गांधीनगर में आयोजित किया गया 19 वर्षों के बाद। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, बी ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। तो देखिए रिसेंटली जल शक्ति मंत्रालय काफ़ी न्यूज़ में था। सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, डी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, जिससे भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड बनाया जा सके और ग्रामीण परिवार को सशक्त बनाया जा सके। तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बंकापुर उल्फ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको बंकापुर उल्फ सेंचुरी के बारे में बताना है कि काफ़ी न्यूज़ में था, किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है केरल। तो बांका उल्फ सेंचुरी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और हाल ही में खबरों में देखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक मादा भारतीय ग्रे उल्फ ने 8 शावकों को जन्म दिया था, जिससे कि ये कर्नाटक का पहला और भारत का दूसरा भेड़िया अभ्यारण्य बन गया, जो विशेष रूप से भेड़ियों के लिए समर्पित है। तो इसलिए आपको याद रखना है भेड़ियों के लिए समर्पित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में इनमें से किस पर चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप में से लगभग लोगों को पता होगा कि जो वराह मिहिर की पुस्तक है वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका, इसमें किसका जिक्र किया गया है इन 4 ऑप्शन में से। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ में लिखने वाली पहली लेखिका कौन बनी है जिन्हें 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है? इसमें उस पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है जिन्हें हाल ही में यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। पहला ऑप्शन है अनुपमा निरंजन, बी ऑप्शन है बानू मुश्ताक, सी ऑप्शन है रवि बेलागेरे, डी ऑप्शन है निसार अहमद। तो हाल ही में देखिए यानी कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाली कन्नड़ की पहली लेखिका जो है वो बानू मुश्ताक हैं, जिन्हें उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए ये सम्मान दिया गया है और यह किसी कन्नड़ पुस्तक के लिए पहला बुकर पुरस्कार है। और दीपा भास्ती ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बानू मुश्ताक का नाम आपको याद रखना है, जिन्हें हाल ही में पहली लेखिका ये ऐसी बनी है जिन्हें 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग लोगों को पता होगा। भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सुश्रुत, बी ऑप्शन है धन्वंतरी, सी ऑप्शन है चरक, डी ऑप्शन है पतंजलि। तो चलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।